त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजकोषीय नीति किसे कहते हैं, राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य होते हैं या क्या मकसद होते हैं, और राजकोषीय नीति के कौन कौन से उपकरण हैं। इन उपकरणों को हम डायग्राम के द्वारा भी समझेंगे। तो राजकोषीय नीति को समझने से पहले थोड़ा हमें इतिहास में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की ओर, जिसमें प्रमुख रूप से आता है सेका बाजार नियम, जिनका मानना था कि अर्थव्यवस्था में यदि तेजी या मंदी आती है तो यह स्वतः ही दूर हो जाती है। इसमें सरकार को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अर्थात वह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे और उनका कहना था कि सरकार को किसी भी आर्थिक गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बात मेरी यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, अगला 1929 से लेकर और 33 तक विश्व में ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी फैली, जिसे कि तीसा की मंदी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जो सेका बाजार नियम था, यह जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का रोजगार का नियम था, वह फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो मंदी फैली थी उसको दूर करने में सेका बाजार नियम फेल हो गया। उत्पादन रोजगार का स्तर बहुत नीचे गिर चुका था। इस मंदी से कैसे बाहर निकला जाए, और जो प्रणाली से ने बताई थी या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने बताई थी, वह फेल हो गई। ओके, उसके बाद कीन्स आए। कीन्स ने गहन स्टडी की और उन्होंने 1936 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की, उसको छापा, जिसका नाम था जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जिसमें उन्होंने कहा कि यदि मंदी को दूर करना, अर्थात तीसा की मंदी को दूर करना है, आय, उत्पादन और रोजगार को बढ़ाना है, तो यह बिना सरकारी हस्तक्षेप के नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से कीन्स ने ही सबसे पहले यह कहा कि राजकोषीय नीति का पालन सरकार को करना अनिवार्य है, तभी जाके हम व्यापार चक्रों से निपट सकते हैं या तीसा की मंदी से बाहर निकल सकते हैं। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब यहाँ पर एक उदाहरण लिया मैंने। यदि दो देशों के बीच लड़ाई हो जाती है तो प्रत्येक देश के पास लड़ाई को लड़ने के लिए अनेक हथियार होते हैं, क्योंकि एक हथियार के बल पर लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। जैसे गन है, टैंक है, मिसाइल है, रॉकेट है, पनडुब्बी है, एटम बम, जेट फाइटर, रडार, प्रतिरक्षा प्रणाली, हेलीकॉप्टर, और भी हथियार हो सकते हैं। बहुत सारे हथियारों की आवश्यकता पड़ती है युद्ध में जीत के लिए। और यदि एक ही हथियार, जैसे मिसाइल ही सारा युद्ध जीतने का काम करती, तो फिर अन्य हथियारों की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसी प्रकार से यदि मंदी आ जाती है या बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाती है, तो सरकार एक हथियार से इसका निराकरण नहीं कर सकती है। इसको कई हथियारों की जरूरत पड़ती है, जैसे हमने लड़ाई का उदाहरण यहाँ पर दिया। तो जब मंदी आती है, जैसे डिप्रेशन कहते हैं, या महंगाई आती है, यह आर्थिक स्थिरता को बिगाड़ने का काम करती है। यदि जो विकास की प्रक्रिया चल रही है, यदि विकास 5% की दर से चल रहा है, तो विकास 2% पे गिर के आ जाता है। तो इस प्रकार से आर्थिक स्थिरता को बिगाड़ने का काम करती है मंदी या महंगाई, अत्यधिक महंगाई। और ये जो महंगाई है या आपका डिप्रेशन है, यह एक प्रकार की आर्थिक बीमारी है। तो इस बीमारी को दूर करने के लिए दवा की जरूरत पड़ती है। तो सरकार के पास वो कौन से तरीके हैं, वो कौन से हथियार हैं उसके पास, कि जिससे कि वह इस बीमारी को, अर्थात मंदी को नियंत्रित कर सकती है या महंगाई को नियंत्रित कर सकती है। तो पहला आता है राजकोषीय नीति, और दूसरा हथियार उसके पास है मौद्रिक नीति। ये दो प्रकार की नीतियां हैं जिसके द्वारा वह आर्थिक स्थायित्व ला सकती है, अर्थात आय, उत्पादन और रोजगार को बढ़ा सकती है, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति में संतुलन स्थापित कर सकती है। तो जो राजकोषीय नीति है, यह सरकार के द्वारा बनाई जाती है, और जो मौद्रिक नीति है, वह देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा बनाई जाती है। जैसे भारत में जो मौद्रिक नीति है, वह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है। ओके, तो राजकोषीय नीति
को इंग्लिश में कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? तो फिस्कल पॉलिसी की जो परिभाषा है, राजकोषीय नीति का अर्थ सरकार द्वारा देश का स्थिरता के साथ आर्थिक विकास करने के लिए सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय की नीतियों से है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़े तथा प्रतिकूल प्रभावों से अर्थव्यवस्था को बचाया जा सके। इसे ही कहते हैं राजकोषीय नीति। राजकोष अर्थात जो कोष है वो किसके पास है? सरकार के पास है। तो सरकार के पास जब कोष होगा तभी उसकी जो नीतियां होंगी वह ठोस होंगी। तो राजकोषीय नीति में सरकार क्या करती है? सार्वजनिक आय, सबसे पहले विकास करने के लिए चाहिए पैसा। तो सरकार के पास पैसा कहां से आता है? विभिन्न प्रकार के लगाए जाने वाले करों से। यदि करों से भी आय प्राप्त नहीं होती है तो फिर ऋण लेने की जरूरत पड़ती है, जिसे सार्वजनिक ऋण कहते हैं। अब जब यहाँ सार्वजनिक आय और सार्वजनिक ऋण ये दोनों उसकी आय को बनाने का काम करते हैं, तो उसके बाद सरकार क्या करती है? देश के विकास पर सार्वजनिक व्यय करती है। और क्यों करती है? कि जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़े, देश का विकास करना है। अभी आगे चलकर बात करेंगे कि सार्वजनिक जो आय है, सार्वजनिक ऋण है और सार्वजनिक जो व्यय है, इसके द्वारा सरकार क्या प्राप्त करना चाहती है, जिसको कि हम राजकोषीय नीति कहते हैं। ये तो सॉल्व में आ गया। तो सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण और सार्वजनिक व्यय के द्वारा सरकार का उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, पहला लिखा हुआ है आय, उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करना, इसको बढ़ाना है। क्योंकि यदि उत्पादन नहीं बढ़ेगा तो रोजगार भी नहीं बढ़ेगा, और रोजगार भी नहीं बढ़ेगा तो आय भी नहीं बढ़ेगी। तो इस प्रकार से सरकार को क्या करना है? आय, उत्पादन और रोजगार को देश में बढ़ाने का काम करना है। ओके, और यह काम करेगी वह व्यय करके, विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके। ओके, दूसरा है आर्थिक विकास, कि देश का आर्थिक विकास करना है। आर्थिक विकास जो होगा वो तीनों क्षेत्रों में होगा, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में और तृतीयक क्षेत्र में। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि से लेकर द्वितीय क्षेत्र में उद्योग हो गया, बीमा, बैंकिंग, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थात सभी सेक्टर का क्या करना है? विकास करना है, जिसे कहेंगे आर्थिक विकास करना। ठीक है, इसका राजकोषीय नीति का मकसद है। तीसरा हमारे पास है आर्थिक स्थायित्व, मतलब जो विकास करना है वह उसमें स्थायित्व होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने विकास का लक्ष्य बना रखा है या हमारा मकसद है गवर्नमेंट का कि हम 8% की दर से विकास करेंगे, तो उस विकास को बनाए रखने के साथ 8% के विकास नीचे ना गिरे, वो 7 पे ना आए, वो 5 पे ना आए, आगे जाए तो कोई बात नहीं, 8 से 9 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो नीचे ना आए, उसमें स्टेबिलिटी स्थापित करना है सरकार ने। किसके द्वारा? सार्वजनिक आय, व्यय और ऋण के द्वारा, जो उसकी राजकोषीय नीति होती है। अगला आता है कीमत स्थिरता, कि जब क्या होता है? आर्थिक विकास होता है, लोगों को रोजगार मिलता है, तो सबके पास मनी आती है, और मनी के हाथों में आ जाने से क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, और मांग के बढ़ने से कीमत क्या होती है? बढ़ने लगती है। तो बढ़ती हुई कीमतें जो होती हैं वो भी घातक होती हैं, उससे हर वस्तु की क्या होती है? कॉस्ट बढ़ जाती है, वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। तो इसलिए कीमत स्थिरता अर्थात कीमतें ज्यादा ना बढ़े, जिससे कि आम व्यक्ति भी अपने जीवन की सामान्य आवश्यकताओं को बाजार से क्रय कर सके। इसलिए कीमत में स्टेबिलिटी होनी जरूरी है, कीमतें ज्यादा ना बढ़नी चाहिए और ना ज्यादा घटनी चाहिए। नेक्स्ट है आर्थिक विषमताओं में कमी करना, क्योंकि जब आर्थिक विकास होता है तो विकास का जो लाभ है वो प्रत्येक आदमी को बराबर नहीं मिलता है। कुछ लोगों के पास आय ज्यादा बढ़ जाती है और कुछ लोग समाज में ऐसे होते हैं कि जिनके पास आय
बहुत कम होती है या नहीं होती है, उन्हें निर्धन कहते हैं, जो कि अपने जीवन की सामान्य आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में सरकार को क्या करना है कि जो आर्थिक विषमताएं अर्थात गरीबी और अमीरी की जो खाई है वह कम करनी है, उसको पाटना है राजकोषीय नीति के द्वारा। एंड द नेक्स्ट है 6, भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करना। अब जो ये भुगतान संतुलन का विषय है यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ है। भुगतान संतुलन कब अनुकूल हो सकता है कि जब देश का निर्यात ज्यादा हो और आयात क्या हो, कम हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देश में वस्तुओं और सेवाओं के प्रोडक्शन को या उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, अतिरिक्त उत्पादन को बढ़ाना पड़ेगा, सेवाओं को अतिरिक्त बढ़ाना पड़ेगा कि जिससे कि देश इन वस्तुओं और सेवाओं को विदेशों को बेच सके और वहां से विदेशी मुद्रा को कमा सके या प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से भुगतान संतुलन की जो प्रतिकूलता है उसको दूर करने का प्रयास जो करती है गवर्नमेंट, वह राजकोषीय नीति के द्वारा करती है। तो इस प्रकार से राजकोषीय नीति के ये मुख्य उद्देश्य हो गए। कौन कौन से हो गए, जैसे आय, उत्पादन और रोजगार को बढ़ाना, आर्थिक विकास करना, आर्थिक स्थायित्व, कीमत स्थिरता, आर्थिक विषमताओं में कमी करना और भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को दूर करना। राजकोषीय नीति के उपकरण जिसके द्वारा सरकार व्यापार चक्रों पर नियंत्रण कर सकती है। यहां पर केवल राजकोषीय नीति के बारे में आपको बताया जाएगा, जो मौद्रिक नीति है उसके बारे में अगला वीडियो जब जरूरत पड़ी तब लेकर आएंगे। तो राजकोषीय नीति के उपकरण, इंस्ट्रूमेंट और टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो राजकोषीय नीति के जो उपकरण है वो सारे उपकरण बजट में आते हैं। जब गवर्नमेंट क्या करती है, बजट लेकर आती है। तो उपकरण क्या होगा, बजट नीति। बजट नीति में क्या होता है, सार्वजनिक आय, क्योंकि विकास करने के लिए सबसे पहले पैसों की जरूरत पड़ती है सरकार को। तो सार्वजनिक आय सरकार कहां से लेती है, ये भी क्या है, उपकरण है, टूल है राजकोषीय नीति का। कराधान अर्थात विभिन्न प्रकार के कर वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए जाते हैं। यहां से सरकार को क्या होती है, आय की प्राप्ति होती है। जब आय कम पड़ जाती है तो सरकार को ऋण भी लेना पड़ता है, उधार भी लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से 1 2 3 4 ये 4 क्या हो गए, राजकोषीय नीति के उपकरण हो गए। और अगला जो राजकोषीय नीति का उपकरण है वह है सार्वजनिक व्यय, पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो इस प्रकार से कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5। ये 5 टूल हैं जो कि राजकोषीय नीति के उद्देश्य हैं उनको पूरा करना चाहती है, उनको प्राप्त करना चाहती है। आगे बात करते हैं कि इन टूल्स के द्वारा, इन हथियारों के द्वारा सरकार क्या प्राप्त करना चाहती है उसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं उद्देश्य में। अब यहां पर बात करते हैं कि ये टूल कब कब यूज किए जाएंगे, उनका प्रयोग कब किया जाएगा। अब आगे इसमें लिखेंगे राजकोषीय नीति के प्रकार। तो जो राजकोषीय नीति है यह 2 प्रकार की होती है। पहला है विवेकाधीन राजकोषीय नीति और दूसरा आता है गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति। तो पहला है विवेकाधीन राजकोषीय नीति किसे कहते हैं। जब देश में क्या होता है, मंदी आती है, अर्थव्यवस्था में मंदी आती है या आर्थिक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है अत्यधिक महंगाई के कारण, तो उस समय सरकार क्या करती है, सोच विचार कर जब देश में विभिन्न कार्यों और सेवाओं पर पैसा खर्च करती है तो उसे कहते हैं विवेकाधीन राजकोषीय नीति। इसके लिए संसद में बिल भी लाया जाता है, कानून बनाया जाता है, क्योंकि यहां पर सरकार को विवेकपूर्ण ढंग से पैसा खर्च करना पड़ता है, पैसा इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिए इसको कहा गया है विवेकाधीन राजकोषीय नीति। दूसरा है गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति। ये नीति जो है इसके ठीक उल्टा होती है। ये भी क्या करती है,
मंदी या अत्यधिक महंगाई को नियंत्रित करने का ही काम करती है और आय, उत्पादन और रोजगार को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन इसमें अंतर क्या है? इसमें दिखा गया गैर। इसमें सरकार कोई बिल नहीं लाती है, कोई कानून नहीं लाती है, यह स्वचालित होती है। यह अपने आप सामूहिक मांग, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई में संतुलन स्थापित करने का काम करती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि विवेकाधीन राजकोषीय नीति के द्वारा सरकार मंदी के समय जब डिप्रेशन आ जाता है, किस प्रकार से निपट सकती है या मंदी को कैसे दूर कर सकती है। तो यहाँ पे ले लिया हमने इसको कि मंदी के समय सरकार क्या करेगी, राजकोषीय उसकी जो नीति होगी वो विस्तारवादी राजकोषीय नीति का पालन करेगी। विस्तारवादी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग करेगी और उसके लिए सरकार लाएगी घाटे का बजट, जिसे कि हम कहते हैं हीनार्थ प्रबंधन। तो घाटे का बजट क्या होता है कि जब सरकार की आय कम होती है तो उसका व्यय ज्यादा होता है, तो ये घाटे का बजट होता है। तो मंदी के समय विस्तारवादी राजकोषीय नीति सरकार अपनाती है। यह मंदी क्यों आती है? क्योंकि जो व्यापार चक्र है उसको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो व्यापार चक्र की पहली अवस्था में क्या था, बूम आता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, रिसेशन आता है, क्योंकि टॉप पे पहुंचती है उसका रिसेशन शुरू हो जाता है, फिर डिप्रेशन शुरू हो जाता है और फिर क्या होता है, रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से इकोनॉमी में इस प्रकार का चक्र चलता रहता है। तो जब मंदी आती है तो पहले जो निजी उद्यमी होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है, खूब पैसा खर्च करता है। लेकिन जब उसे लगता है कि लाभ घटने लगते हैं तो वो निवेश को कम कर देता है। जैसे शेयर बाजार अचानक गिर गया तो एकदम से उसको लग जाता है कि घाटा होने वाला है, तो जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, निवेशक होते हैं, तो बाजार में पैसा लगाना कम कर देते हैं। जब पैसा कम लगाएंगे तो उससे क्या होगा, मंदी का जन्म होगा। उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां जो हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगेंगी, बंद होने लगेंगी और बाजार में या अर्थव्यवस्था में रोजगार के स्थान पर बेरोजगारी बढ़ने लगेगी और वस्तुओं और सेवाओं की धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कमी होने लगेगी। तो ऐसे में जो संसाधन देश में है उनका पूर्ण उपयोग नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में यदि मंदी आ जाती है तो प्राइवेट सेक्टर या निजी क्षेत्र बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करेगा। तो पैसा कौन खर्च करेगा? उस समय सरकार ही देश का विकास करने के लिए, देश का लोगों का कल्याण करने के लिए, आय, उत्पादन, रोजगार को बढ़ाने के लिए पैसा स्वयं खर्च करेगी। तो इस समय सरकार को, अर्थात मंदी के समय सरकार क्या करती है, विस्तारवादी राजकोषीय नीति को अपनाती है कि जिससे कि अर्थव्यवस्था डिप्रेशन से बाहर आ सके। इसके लिए क्या करेगी सरकार? पहला है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। सरकार क्या है, अपना खर्चा बढ़ा देगी। अब सड़क बनानी है, ठीक है, डैम बनाना है, पुल बनाना है, नहर बनाना है, रेल लाइन बिछानी है, इस सारे जो काम है इस सरकार के द्वारा संपादित किए जाएंगे। अर्थात बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर से लेकर छोटे जो जो प्रोजेक्ट हैं उन पर सरकार पैसा खर्च करेगी। ठीक है, तो जब खर्च करेगी तो इससे क्या होगा, आय, उत्पादन और रोजगार बढ़ाने का काम करेगा सरकारी व्यय, लोगों के पास पैसा आएगा। तो फिर क्या होगा, जब पैसा लोगों के पास आएगा तो फिर मांग बढ़ेगी और जब मांग बढ़ेगी तो वस्तुओं की पूर्ति भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जब मांग बढ़ती रहेगी तो पूर्ति बढ़ती रहेगी, इस प्रकार से मांग बढ़ी, पूर्ति बढ़ी, तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया चलती रहेगी तो यह अर्थव्यवस्था को विकास की ओर ले जाएगी। कहने का अर्थ है कि इससे उत्पादन, आय और रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था मंदी से निकलकर तेजी की ओर, बूम की ओर जाने की प्रवृत्ति रखेगी। तो सरकार क्या करेगी मंदी के समय, सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देगी, पहला। दूसरा क्या है, करों में कमी, क्योंकि मंदी के समय अधिकांश लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों के पास पैसा बहुत कम रहता है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की आय जब ऑलरेडी कम है और उन पर टैक्स यदि ज्यादा हो तो क्या होगा, उनके पास पैसा खर्च करने के लिए कम रहेगा। तो इससे क्या होगा, डिमांड गिर जाएगी, मांग कम हो जाएगी। इसलिए सरकार ऐसे समय में करों में कमी कर देगी। तो इस प्रकार से मंदी के समय सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करती है राजकोषीय नीति के अंतर्गत सरकार और करों में कमी कर देती है कि जिससे कि धीरे धीरे मंदी क्या होने लगती है,
कम होने लगती है। अब अगली बात आती है घाटे के बजट की पूर्ति, क्योंकि विस्तारवादी राजकोषीय नीति सरकार अपनाती है तो सरकार उसमें घाटे का बजट बनाती है। सरकार के पास ही खुद इतना पैसा नहीं होता है कि वह पैसा लगा सके बिना उधार लिए, तो पूर्ति कहाँ से करेगी? घाटे के बजट के लिए पैसा कहाँ से आएगा उसके पास, सरकार के पास? तो सरकार क्या करेगी? ऋण लेगी, उधार लेगी। आप सोच रहे हो सरकार उधार लेती है, उधार लेगी, लेकिन कभी आपने देखा है कि सरकार किसी के द्वार पे आई है, कोई अधिकारी किसी के द्वार पे आया है, दरवाजे पे, कि सरकार को ऋण क्या जरूरत है? नहीं। सरकार जब ऋण लेती है तो वह क्या करती है? बॉन्ड लेकर, ऋण पत्रों को लेकर ट्रेजरी बिलों को बाजार में बेचने का काम करती है, उस पर कुछ ब्याज दर देती है जिसको लोग खरीदते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पैसा जो होता है वो सरकार के पास चला जाता है। ओके, जो कि उसकी इनकम को बढ़ाने का काम करता है ऋण। और जब ऋण से भी काम नहीं होता है, घाटा का बजट की पूर्ति नहीं होती है, तो फिर सरकार के पास अगला कदम क्या होगा? नई मुद्रा छापना, कि पैसे ज्यादा प्रिंट करना। तो इस प्रकार से घाटे के बजट की पूर्ति के लिए सरकार उधार लेती है, ठीक है, देश से उधार लेती है, या फिर नई मुद्रा को छापने का भी काम करती है। अब इसी बात को, अर्थात मंदी के समय विस्तारवादी राजकोषीय नीति को हम एक फिगर या डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो डायग्राम को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो अक्ष, टू एक्सेस ड्रॉ करने पड़ेंगे। एक है एक्स अक्ष और एक होगा आपका वाई अक्ष। एक्स अक्ष पर लिखेंगे आप राष्ट्रीय आय और वाई अक्ष पे लिखेंगे व्यय, अर्थात सरकारी व्यय, या जिसको कि सार्वजनिक व्यय कहते हैं। आप यहां से एक रेखा ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री के कोण पे, ठीक है, 45 डिग्री के कोण पे खींचेंगे और ये हो जाएगी हमारी एग्रीगेट सप्लाई की रेखा। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है कि यहां से थोड़ा ऊपर लेते हुए और एक रेखा आपने यहां से ड्रॉ करनी है, और ये जो रेखा है ये हो जाएगी रेखा आपकी एग्रीगेट डिमांड की। ठीक है, और एग्रीगेट जो हमारा डिमांड बनता है वो बनता है सी प्लस आई प्लस जी। इन तीनों से मिलकर हमारा एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग की रेखा बनती है। सी फॉर ए कंजम्पशन, आई फॉर ए इन्वेस्टमेंट और जी फॉर ए गवर्नमेंट। तो कंजम्पशन उपभोग व्यय, इन्वेस्टमेंट जिसे कि निवेश कहते हैं, और सरकारी व्यय, ये जो तीनों हैं, या तीनों जो चीजें हैं, इनसे जो पैसा खर्च होता है वह एग्रीगेट डिमांड या सामूहिक मांग को पैदा करने का काम करता है। ओके, अब यहां से देखिए ये रेखा हमने यहां ड्रॉ की, इस रेखा ने दोनों को, अर्थात इस रेखा को यहां पर क्या किया? इंटरसेक्ट किया, काटा। तो इस प्रकार से यहां पर हो जाएगा ई पॉइंट। ठीक है, यहां पर अर्थव्यवस्था क्या है? संतुलन की अवस्था में है। और यहां से इस रेखा को नीचे खींचेंगे और ये हमारा जो वाई है ये हमारी राष्ट्रीय आय को दिखा रहा है कि जब सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग ई बिंदु पर क्या है? संतुलन की अवस्था में है, तो उस समय राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो रहा है ओ से लेकर वाई तक, अर्थात वाई जो है हमारी राष्ट्रीय आय है। ओके, ये तो संतुलन का पहला बिंदु है। अब क्या होता है? मंदी आती है। तो मंदी आती है कि जबकि हमारी एग्रीगेट डिमांड या समग्र मांग कम हो जाती है, अर्थात कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट और ये चीजें क्या होती हैं, इन पे जो पैसा खर्च हो जाता है या होता है वो कम हो जाता है। तो इसको दर्शाने के लिए आपने इसके नीचे से, यहाँ नीचे से एक लाइन और ड्रॉ करनी है, और ये जो लाइन होगी ये इसको आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, हम इसको यहाँ, और ये दूसरी जो रेखा हो गई ये हो गई, ये भी एडी की है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड की है, इसको डैश कर देते हैं और ये हो जाएगा सी प्लस आई प्लस जी और डैश। ओके, तो इस प्रकार से अब देखिए कि संतुलन का बिंदु यहां पर था, उस समय राष्ट्रीय आय वाई थी, लेकिन अब क्या हुआ? मंदी के कारण जो सामूहिक मांग का वक्र है वह यहां से नीचे आ चुका, अर्थात एग्रीगेट डिमांड घट चुकी है। बाजार में या अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग क्या हो गई है? घट गई है।
कहाँ से, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, अर्थात ये हमारा एम पॉइंट है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक सामूहिक मांग घट चुकी है, जिसके कारण क्या हुआ है, अर्थव्यवस्था में मंदी आई है। ओके, तो यहां से लेकर अर्थात ई से लेकर और एम तक का जो बीच का यहां पर गैप है, तो जो यह गैप उत्पन्न हो रहा है ई से लेकर एम तक, इसको कहा जाएगा विस्फीतिकारी अंतराल। अर्थात जो गैप है, ये जो अंतर है, इसको विस्फीतिकारी अंतराल या अंतर कहेंगे, डिफ्लेशनरी गैप कहेंगे। ओके, कि यहां से लेकर यहां तक, ओके, कि इतना हमारा जो है सामूहिक मांग गिर चुकी है, अर्थव्यवस्था में मांग गिर गई है, जो मंदी को जन्म दे रही है। अब पीछे आना है कि जहां पर यहां पर कि जो ए एस और ए डी वक्र यहां पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस रेखा को नीचे करना है, यहाँ पे लिखना है y1। ठीक है, अब देखिए संतुलन का ये अगला बिंदु है। ठीक है, ये हो गया E1, क्योंकि यहाँ पर हमने E लिखा तो यहाँ पे E1 लिखेंगे। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे हम इसको ऊपर मिलाते हैं। ठीक है, और ये हो गया N। ठीक है, अब हमारा संतुलन का बिंदु तो पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया है, जो क्या बतला रहा है कि मंदी के कारण आई का जो स्तर पहले यहाँ y था, वो घटकर यहाँ पीछे आ गया है, अर्थात y से होकर y1 हो गया है। ओके, अब जो मंदी को जन्म दे रहा है, इससे क्या हो गया है कि राष्ट्रीय आय पहले यहां थी, अब यहां पीछे आ गई है। अब इस मंदी को दूर कैसे करना है, अब इस मंदी को दूर करने के लिए हमने इस ई पॉइंट पर पहुंचना है, जो पहले था संतुलन का बिंदु। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ E1 से लेकर और N के बीच अब सरकार कदम उठाएगी, डेल्टा जी। अब सरकार यहाँ डेल्टा जी लिख दिया कि व्यय में परिवर्तन करेगी। तो सरकार यदि क्या कर दे, व्यय को बढ़ा दे, तो हमारा ए वाला जो कर्व है, ये वाला डैश वाला, ये यहां पहुंच जाएगा ना, E1 से उठकर ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर एरो कर दिया मैंने। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा कि संतुलन का बिंदु यहां से हटकर यहां आ जाएगा, तो मंदी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो मंदी का जो कारण है कि एग्रीगेट डिमांड या सामूहिक मांग गिर चुकी है। तो सामूहिक मांग को जो ये नीचे लाइन आई है, इसको यदि यहां से ये फिर ऊपर उठा दी गई, किससे, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके या करों में कमी करके, और यहां पहुंच गई, तो फिर क्या हो जाएगा, मंदी समाप्त हो जाएगी। तो यहां पर जो गुणक है वह आय उत्पादन और रोजगार में वृद्धि करने का काम करेगा, अर्थात अनुकूल दिशा में यहां पर गुणक काम करेगा। मंदी के बाद आता है कि जब अत्यधिक महंगाई बढ़ जाती है, तो उस समय सरकार की राजकोषीय नीति क्या होनी चाहिए। तो महंगाई से निपटने के लिए या महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या करती है, राजकोषीय नीति के अंतर्गत संकुचनवादी राजकोषीय नीति बनाती है, जिसके अंतर्गत बचत का बजट बनाया जाता है। कि बजट घाटे का नहीं, यहाँ पे ठीक उल्टा होता है, मंदी का उल्टा, अर्थात मंदी में घाटे का बजट बनता है, और जबकि संकुचनवादी राजकोषीय नीति में क्या होता है, बचत का बजट बनाया जाता है, कि जबकि अत्यधिक स्फीति या महंगाई होती है। ठीक है, अत्यधिक स्फीति को ही महंगाई कहते हैं। तो जब महंगाई होती है, तो तब बचत का बजट बनता है। तो पहले हमने पढ़ा था विस्तारवादी राजकोषीय नीति का उल्टा होता है संकुचनवादी राजकोषीय नीति। तो जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ज्यादा पैसा आ जाता है, घाटे की वित्त व्यवस्था के द्वारा या सरकार के द्वारा मंदी को दूर करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं, तो उससे पैसा मार्केट में ज्यादा आ जाता है। तो जब पैसा बहुत ज्यादा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाती है, अर्थव्यवस्था तेजी से ग्रो करती है, बूम आ जाता है जिसे कहते हैं। लेकिन अत्यधिक बूम आने के कारण, अत्यधिक तेजी से जब अर्थव्यवस्था ग्रो करती है, तो फिर वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन बढ़ने के साथ साथ महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। तो जो महंगाई होती है, उसको कैसे रोका जाए, उस पर कैसे नियंत्रण करना चाहिए सरकार को। तो यहाँ पर सरकार क्या करती है
विस्तारवादी राजकोषीय नीति के ठीक उल्टा करती है। महंगाई से निपटने के लिए सार्वजनिक व्यय में कमी, कि सार्वजनिक व्यय यहाँ पर कम करना पड़ता है, सरकार को व्यय घटाना पड़ता है, जिससे कि ज़्यादा पैसा इकोनॉमी में ना पहुंचे, जिससे महंगाई ना बढ़े, और साथ में सरकारी जो व्यय होता है वो केवल उत्पादक कार्यों पर ही किया जाता है, अनुत्पादक कार्यों पर व्यय नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कल्याणकारी योजनाओं पे ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, बेरोजगार भत्ता लोगों को दिया जा रहा है, कि जिससे कि पहले ऑलरेडी उनको रोजगार मिल चुका है, ठीक है। तो यदि अतिरिक्त पैसा उनको देंगे तो क्या होगा, वो महंगाई को बढ़ाने का काम करेगा, वस्तुओं और सेवाओं का प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला, केवल महंगाई बढ़ेगी। तो यहाँ पर सीधे सरकार क्या करेगी, सार्वजनिक व्यय में कटौती करना शुरू कर देगी, तो मार्केट में कम पैसा पहुंचेगा और धीरे धीरे महंगाई क्या हो जाएगी, कम होने लगेगी। दूसरा है करों में वृद्धि। अब क्योंकि पैसा मार्केट में ज़्यादा है, पैसा इकोनॉमी में ज़्यादा है, तो ऐसे में टैक्स बढ़ा दी जाएंगे। तो टैक्स जब बढ़ेगा तो लोगों की आय घटेगी और टैक्स का पैसा सीधे गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो अर्थव्यवस्था में पैसों की कमी हो जाएगी, अर्थात महंगाई धीरे धीरे घटने लगेगी। तो अत्यधिक स्फीति या महंगाई होने पर संकुचनवादी राजकोषीय नीति अपनाती है गवर्नमेंट, और उस समय वह सार्वजनिक व्यय में कटौती करती है, कमी करती है, और करों में वृद्धि करती है। ओके, अब यहाँ पर इसको हम एक डायग्राम के द्वारा समझेंगे। एक्स अक्ष पर हमारा राष्ट्रीय आय रहेगा और हमारा जो वाई अक्ष है यहाँ पर, इस पर हमारा व्यय रहेगा। यहाँ से आप सीधे एक रेखा ड्रॉ करेंगे 45 डिग्री के कोण पे, और ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई की रेखा होती है, समग्र पूर्ति की रेखा होती है। अब क्या करना है कि हमने यहाँ से एक एग्रीगेट डिमांड का पहला वक्र ड्रॉ करना है, और ये जो वक्र बनता है C प्लस आई प्लस जी, इन तीनों से मिलकर बनता है, जिसको मैंने पहले ही आपको बताया कि C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, G फॉर गवर्नमेंट का जो व्यय होता है, इसी से मिलकर सामूहिक मांग बनती है। अब जहां पर ये वक्र एक दूसरे को काट रहे, एक दूसरे के बराबर हो गए, तो यहाँ पर होता है संतुलन का बिंदु, ठीक है। यहाँ से नीचे रेखा खींचनी है और यहाँ पे लिखना है वाई। वाई जो है ये राष्ट्रीय आय को बता रहा है, ये बतला रहा है कि बिंदु का नाम भी लिख लेते हैं कि ई बिंदु, ई पॉइंट पर अर्थव्यवस्था क्या है, संतुलन की अवस्था में है, यहाँ पर पूर्ण रोजगार की स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या है, बराबर हैं। एग्रीगेट सप्लाई बराबर एग्रीगेट डिमांड। तो यदि ऐसी स्थिति आती है तो यह संतुलन की स्थिति कहलाती है। ओके, इतनी बातों क्लियर हो गई। अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि संकुचनवादी राजकोषीय नीति अर्थात अत्यधिक स्फीति हो चुकी है, ठीक है। अब स्फीति कैसे उत्पन्न होती है, यहाँ पर रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं। अब हमने क्या करना है, इसी के समांतर अर्थात ऊपर की तरफ हमने एक और वक्र ड्रॉ करना है, ठीक है जी। और ये हो जाएगा आपका एग्रीगेट डिमांड डैश, अर्थात दूसरा वक्र है, और इस पे लिखेंगे वही C प्लस आई प्लस जी डैश, अर्थात ये ज्यादा को दिखा रहा है, क्योंकि पहला वाला वक्र तो नीचे है एडी वाला, और हमने जहां डैश कर दिया ये दूसरा वक्र है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पे समझना है, यहां से लेकर यहां तक अर्थात ई से लेकर, और यहाँ पे लिख देता हूं M, यहां से लेकर और यहां जब हमने दूसरा वक्र यहाँ पर ड्रॉ किया एडी का, एडी डैश का, तो यहाँ पे देखिए संतुलन तो यहाँ है, लेकिन यहाँ से लेकर और यहाँ तक एग्रीगेट डिमांड बढ़ चुकी है, जबकि पूर्ण रोजगार की स्थिति का है, ई पॉइंट पर है, और उसमें राष्ट्रीय यहाँ है, लेकिन मांग बढ़ चुकी है, ओनली मांग बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ी अर्थात सामूहिक मांग बढ़ी, लेकिन उत्पादन नहीं बढ़ा। तो इससे और इसके बीच जो गैप उत्पन्न हुआ यहाँ से, अर्थात ई से लेकर ये एम या एम से लेकर ई के बीच जो गैप उत्पन्न हो रहा है, इसे कहते हैं स्फीतिकारी, स्फीतिकारी अंतराल, जो काम करता है केवल महंगाई बढ़ाने का, ये स्फीतिक अंतराल हो गया। ओके, अब मांग क्या होगी, ज्यादा बढ़ गई,
तो संतुलन का बिंदु अगला कहाँ होगा, जहाँ पर ये दो वक्र एक दूसरे को काट रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसको यहाँ से एक नीचे लाइन करते हैं और इसको करते हैं y1, ठीक है जी। और इसको नाम दे दिया हमने E1। अब देखिए संतुलन का बिंदु अगला क्या हो गया, यहाँ पहुंच गया, जिससे क्या हुआ, राष्ट्रीय जो आय थी यहां से बढ़कर लग रहा है यहां बढ़ गई, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितने संसाधन है वो सब काम पे लग चुके हैं और वह स्तर है यहाँ पर ई पॉइंट पर, जहां पर लेकिन क्या है, एग्रीगेट सप्लाई वही है, यहां पर है, लेकिन क्या ओनली बढ़ी है सामूहिक मांग। तो सामूहिक मांग बढ़ने से क्या हुआ है कि उत्पादन नहीं बढ़ा है, उत्पादन वही है, लेकिन उस उत्पादन का मूल्य बढ़ गया है। अर्थात यदि 12 रुपए की वस्तु है तो 15 रुपए की हो गई है, 24 की है वो 30 की हो गई है। तो इसने अर्थात ये वक्र ऊपर की ओर बढ़ा, तो जो दिखा रहा है अतिरिक्त मांग को, एक्स्ट्रा मांग को दिखा रहा है, जबकि उत्पादन इतना ही किया जा सकता है। अर्थात राष्ट्रीय आय जो होता है वो कुल उत्पादन का मूल्य होता है, तो यहीं तक उत्पादन किया जा सकता है। लेकिन जब एक्स्ट्रा डिमांड बढ़ गई तो संतुलन का बिंदु यहाँ पहुंच गया। तो इस प्रकार से लग रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच राष्ट्रीय आय बढ़ी है। राष्ट्रीय आय बढ़ी नहीं है, बल्कि वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य बढ़ा है, जिससे राष्ट्रीय आय बढ़ी है, वास्तविक आय नहीं बढ़ी है, ठीक है, केवल मौद्रिक आय बढ़ी है। ओके, तो इस प्रकार से यहां से लेकर और यहां तक ये जो वक्र है ऊपर की तरफ क्या हो गया है, शिफ्ट कर गया है, ऊपर की तरफ बढ़ गया है, जो क्या बतला रहा है, अतिरिक्त मांग को बता रहा है। और जब अतिरिक्त मांग होती है तो क्या करती है, या ज्यादा पैसा लोगों के पास आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में महंगाई बढ़ जाती है। तो ये महंगाई बढ़कर यहाँ पहुंच गई, जिससे राष्ट्रीय आय यहाँ पहुंच गई, लेकिन वो केवल नाम मात्र की आय बढ़ी, महंगाई की। ओके, माना बात, एक वस्तु 10 रुपए की थी और वो 50 रुपए की हो जाती है, ठीक है, ये 50 रुपए की बिकती है, तो होगा क्या, वो महंगाई को दर्शाएगा। ओके, वो क्या दर्शाएगा, महंगाई को, भार तो उसका वही रहेगा। तो इस प्रकार से ये स्फीतिक अंतराल हो गया। तो यहाँ पर सरकार को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर डेल्टा जी लगा दिया हमने, लिख दिया। अब इस एग्रीगेट डिमांड को घटाना है, अर्थात हमने महंगाई को कम करना है, सी प्लस आई प्लस जी, तो इसमें कटौती करनी पड़ेगी और इस पहले वाले स्तर पर इसको लाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस वक्र को कहाँ पहुंचना, नीचे की ओर लाना पड़ेगा। ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो यह अपनी पुनः अपनी अवस्था में पहुंच जाएगा। तो ये कब होगा, जबकि सार्वजनिक व्यय में कटौती होगी और करों में वृद्धि की जाएगी। ओके, तो इस प्रकार से इसको रेखा चित्र के द्वारा भी समझाया जा सकता है। एक बार पुनः बता देते हैं कि यहाँ पर संतुलन का बिंदु है, रोजगार में सारे साधन लग चुके हैं, इससे ऊपर प्रोडक्शन हो नहीं सकता है, लेकिन लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया है। ओके, तो लोगों ने ज्यादा मांग कर दी है। मांग करने से क्या हुआ कि महंगाई बढ़ गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच जो अंतराल आ रहा है, ये महंगाई वाला वक्र हमने ड्रॉ कर दिया ऊपर को, ठीक है। तो महंगाई बढ़ने के कारण अगला संतुलन का बिंदु यहाँ पहुंचा, तो राष्ट्रीय आय लग रहा है इधर को बढ़ चुकी है, ठीक है। क्या लग रहा है कि राष्ट्रीय आय इतनी बड़ी है, लेकिन बड़ी नहीं है, वो महंगाई के कारण उसकी वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, महंगाई के कारण उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो इस प्रकार से इसे स्फीतिक अंतराल कहते हैं। यहाँ पर महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, लोगों का जो जीवन स्तर है वो गिरने लगेगा, अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा, ठीक है, झोला भर का पैसा ले जाएंगे और पन्नी में लेकर सामान लेकर आएंगे। तो इसलिए इस वक्र को इसी लेवल पर लाना है, तो तब जाके क्या हो जाएगा, हमारा जो ये महंगाई है यह दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से विवेकाधीन राजकोषीय नीति के द्वारा, पहले वाले में मैंने बताया कि विस्तारवादी राजकोषीय नीति के द्वारा क्या कर सकते हैं, मंदी को दूर किया जाता है, और संकुचनवादी राजकोषीय नीति के द्वारा जो अत्यधिक महंगाई बढ़ जाती है उसको कम किया जाता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था संतुलन के बिंदु पर पहुंच जाती है। विवेकाधीन राजकोषीय नीति के बाद अब आता है गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति। तो जो गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति है, इसमें सरकार को किसी प्रकार का कानून नहीं बनाना पड़ता है, और जो यह नीति होती है यह स्वतः ही काम करती है, ऑटोमेटिक ढंग से काम करती है, मंदी के समय भी
और तेजी के समय अर्थात जब अत्यधिक महंगाई बढ़ जाती है तो कैसे होता है यह इम्प्लीमेंट अपने आप गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति, जिससे मंदी और अत्यधिक महंगाई जो कि व्यापार चक्र में उत्पन्न होते हैं वह दूर हो जाते हैं। इसको यहाँ पे समझते हैं। पहला है आयकर, इसे इनकम टैक्स कहते हैं। तो जैसे जैसे क्या होता है इनकम बढ़ती चली जाती है तो सरकार क्या करती है, टैक्स की दर को बढ़ा देती है। तो इसके लिए कोई विशेष कानून नहीं लाना पड़ता है। सरकार ने नियत कर दिया कि हमने 100 रुपये तक हम कोई टैक्स नहीं लेंगे। यदि उससे ऊपर आय बढ़ती चली जाएगी तो टैक्स की दरें भी बढ़ती चली जाएंगी। तो यदि लोगों की आय बढ़ती चली जाएगी तो फिर टैक्स भी बढ़ता चला जाएगा, तो पैसा सरकार के पास आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति नहीं फैलेगी। और साथ में क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से न यहाँ पे मंदी आने वाली है, ठीक है, और न यहाँ पर अत्यधिक कीमतों में वृद्धि होने वाली है, क्योंकि पैसा अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के अनुरूप ही रहेगा। दूसरा आता है निगम कर, जो कर कंपनियों पर लगाया जाता है। कंपनियां जो पैसा कमाती हैं उन पे लगाया जाता है। यदि कंपनी ज़्यादा पैसा कमाएगी अर्थव्यवस्था में तो उस पर टैक्स ज़्यादा लगेगा, टैक्स बढ़ता चला जाएगा, तो वो पैसा किसके पास आएगा, सरकार के पास आएगा। तो फिर ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति नहीं आएगी, महंगाई ज़्यादा नहीं फैलेगी। कहाँ, अर्थव्यवस्था में। तो निगम कर जो है वह बढ़ेंगे, और यदि इनकी आय घटती है तो वो घट जाएंगे। तो इस प्रकार से न मुद्रास्फीति होगी न मुद्रा संकुचन होगा, अर्थात न महंगाई होगी और न मंदी की स्थिति उत्पन्न होगी। ये अपने आप काम करता चला जाएगा। लाभांश कर, जो लाभ प्राप्त हो रहा है कंपनियों को विभिन्न प्रकार के शेयर पत्रों पे, किसी भी चीज पे, तो उस लाभांश पे यदि टैक्स लगा दिया जाए, ज़्यादा लाभ होगा तो ज़्यादा टैक्स होगा, तो पैसा कहाँ आएगा, सरकार के पास आएगा। तो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा पैसा नहीं पहुँचेगा। यदि कम लाभ होगा तो टैक्स कम लगेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे इस अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की पूर्ति है और जो मांग है वो ऑटोमेटिक ढंग से क्या हो रही है, एडजस्ट हो रही है, उसमें संतुलन स्थापित हो रहा है। अगला है हस्तांतरण आय, कि जो भी सरकार क्या करती है फ्री में लोगों को देती है, उसे हस्तांतरण आय कहते हैं, कि जिसको कि लोग वापस नहीं करते हैं। इसमें क्या आता है देखिए, जैसे भारत में वृद्धावस्था पेंशन है, लोगों को फ्री में दी जाती है, ठीक है। इसी प्रकार से अनुदान दिए जाते हैं, फ्री के दिए जाते हैं, ग्रांट दी जाती है। इस प्रकार से जो बेरोजगार लोग हैं उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, वो पैसा वापस थोड़ी करते हैं, सब फ्री में दिया जाता है। इस प्रकार से मुफ्त अनाज बांटा जाता है। सरकारी जो सस्ते गल्ले की दुकान है वहाँ पर गेहूँ मिल रहा है, चावल मिल रहा है, ठीक है, कम दाम पे मिल रहा है। जो और भी गरीब है उसको और भी कम रेट में मिल रहा है, ओके। इस प्रकार से फ्री की चिकित्सा है, अर्थात फ्री में इलाज हो रहा है, फ्री में पानी मिल रहा है। तो जब फ्री फ्री आएगा तो फ्री कब काम करेगा, फ्री तब करेगा कि जब मंदी की स्थिति है। जब मंदी की स्थिति रहेगी तो सरकार यदि वृद्धावस्था पेंशन देगी तो लोगों के पास पैसा आएगा, वो पैसा खर्च करेंगे तो फिर डिमांड पैदा होगी तो मंदी दूर होगी, ठीक है। आय उत्पादन और रोजगार बढ़ेगा, अनुदान देगी, बेरोजगारी भत्ता देगी, तो इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में पैसा पहुंचेगा और जो डिमांड को बढ़ाने का काम करेगा, मांग बढ़ाएगा। और यदि मांग बढ़ गई तो पूर्ति स्वतः बढ़ जाएगी और इससे रोजगार बढ़ता है, ठीक है, आय का स्तर बढ़ता है, उत्पादन का स्तर बढ़ता है, हर जगह स्तर बढ़ता है और देश के लोगों को जो जीवन है उसमें सुधार होता है, उनके पास सुविधाएं आती हैं, फैसिलिटीज आती हैं और लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ जाता है, ओके। ये तो मंदी की स्थिति है। अब तेजी की स्थिति आती है। तेजी मतलब जब महंगाई बढ़ जाती है, इसका मीनिंग है कि लोगों के पास पैसा है तो इसमें कटौती करनी पड़ेगी, वृद्धावस्था पेंशन को कम करना पड़ेगा, ठीक है, अनुदान की राशि को कम करना पड़ेगा, बेरोजगारी भत्ता को समाप्त करना पड़ेगा, मुफ्त का जो फ्री का अनाज दिया जा रहा है उसमें कटौती करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर जो फ्री की चिकित्सा है उसको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा है और यदि वो पैसा उनके पास रहा तो अर्थव्यवस्था में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, महंगाई को बढ़ने का काम करेंगे। तो इसको घटाना पड़ेगा मंदी के समय, तो इनको बांटा जाएगा, ठीक है, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। लेकिन जब मुद्रास्फीति अत्यधिक हो जाएगी तो इनमें कटौती करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से गैर विवेकाधीन जो राजकोषीय नीति है यह स्वतः ही काम करती है। इसमें किसी भी नियम को बनाने की सरकार को ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से
आज के टॉपिक में मैंने आपको बताया कि जो राजकोषीय नीति है, किसे कहते हैं, राजकोषीय नीति के क्या उद्देश्य हैं, राजकोषीय नीति के उद्देश्यों के बाद हमने आपको बताया कि राजकोषीय नीति के कौन-कौन से उपकरण हैं। उसके बाद बताया कि मंदी को सरकार कैसे दूर करेगी राजकोषीय नीति के द्वारा, और जब बहुत महँगाई फैल जाएगी, स्फीति, उसको कैसे दूर करेगी। ठीक है, इसके लिए हमने आपको बताया है कि यहाँ पर जो राजकोषीय नीति होती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली होती है विवेकाधीन राजकोषीय नीति, उसको पहले बता चुका हूँ। दूसरा है गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति। ठीक है, इसमें हमने आपको ये बातें बताई। अब इसी में आता है कि जो अर्थशास्त्री हैं उनका मानना है कि जो गैर विवेकाधीन राजकोषीय नीति है, जो ऑटोमेटिक काम करती है, यह अर्थव्यवस्था में 1/3 अर्थात 1/3 का अर्थ होगा 1/3 ही अपना काम करती है। 1/3 काम अर्थात मुद्रा यदि स्फीति है या मंदी का टाइम है तो 1/3 उसको ठीक कर सकती है, उपचार कर सकती है। शेष जो उपचार होगा वह विवेकाधीन राजकोषीय नीति के द्वारा करना पड़ेगा। एक गैर वाले से नहीं, विवेकाधीन राजकोषीय नीति से करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया राजकोषीय नीति।